कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, सूरजपुर, हरियाणा में। यहां रहता था रवि, एक 30 साल का नौजवान जिसके सपने उसकी हथेलियों से बड़े थे। रवि का परिवार खेती करता था। उनके पास थी 10 एकड़ जमीन, जो उनके लिए सब कुछ थी। सुबह सूरज उगता, खेतों में काम शुरू होता और रात को थक कर घर लौटते। लेकिन रवि का मन कहीं और भटकता था। उसने सुना था कनाडा में जिंदगी अलग है। वहां मेहनत का फल मिलता है, पैसे की बारिश होती है और हर कोई खुश रहता है। एक रात रवि अपने परिवार के साथ खाने की मेज पर बैठा था। सादी दाल, रोटी और आलू की सब्जी सामने थी। उसने हिम्मत जुटाई और बोला, बापू, मैं विदेश जाना चाहता हूं। कनाडा में बहुत मौके हैं। मैं वहां मेहनत करूंगा, ढेर सारा पैसा कमाऊंगा और हम सबके लिए पक्का मकान बनवाऊंगा। उसका बाप रामपाल चौंक गया। क्या बकवास है रवि, ये जमीन हमारे खानदान की निशानी है। इसे छोड़कर तू क्या करेगा? मां सरोज ने आंखों में आंसू भरे और कहा, बेटा, विदेश में तू अकेला होगा। अगर कुछ गलत हुआ तो। लेकिन रवि के सपनों में आग थी। उसने कहा, मां, मैं वादा करता हूं, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। बस एक मौका दो। रवि की छोटी बहन रीना सिर्फ 16 साल की थी। उसने उत्साह से कहा, भैया, तू सच में कनाडा जाएगा? वहां बर्फ पड़ती है ना? मेरे लिए फोटो भेजना। रवि ने हंसकर उसका सिर थपथपाया। लेकिन रामपाल का गुस्सा कम नहीं हुआ। जमीन बेचने की बात कर रहा है? ये जोखिम नहीं, पागलपन है। रवि ने समझाने की कोशिश की, बापू, ये जोखिम मेरे लिए नहीं, हमारे परिवार के लिए है। मैं खाली हाथ नहीं लौटूंगा। रात भर बहस चली और आखिरकार रामपाल चुप हो गए। सरोज ने प्रार्थना की कि उनका बेटा सही रास्ते पर रहे। अगले दिन रवि शहर गया। वहां एक एजेंट से मिला जिसका नाम था मनोज। मनोज ने चिकनी चुपड़ी बातें की। रवि भाई, कनाडा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। वीजा, नौकरी सब मैं संभाल लूंगा। बस पैसे का इंतजाम करो। रवि ने पूछा, कितना लगेगा? मनोज ने मुस्कुराकर कहा, 25 लाख। और कुछ नहीं। रवि का दिल धक धक करने लगा। 25 लाख! इतने पैसे तो उसने सपने में भी नहीं देखे थे। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने सोचा, अगर जमीन का एक हिस्सा बेच दूं तो सब मुमकिन है। वापस गांव लौटकर रवि ने फिर परिवार को मनाने की कोशिश की। बापू, मैंने एक एजेंट से बात की है। वो सब इंतजाम कर देगा। हमें बस 6 एकड़ जमीन बेचनी होगी। रामपाल ने सिर पकड़ लिया। 6 एकड़? तू पागल हो गया है रवि। बची हुई जमीन से हम क्या करेंगे? सरोज ने रोते हुए कहा, बेटा, ये जमीन हमारे पुरखों की है। इसे बेचकर तू क्या पाएगा? लेकिन रवि का जोश कम नहीं हुआ। उसने कहा, मां, ये मेरे लिए नहीं, रीना के लिए है, आपके लिए है, बापू के लिए है। मैं वादा करता हूं, मैं सब ठीक कर दूंगा। आखिरकार परिवार टूट गया। रामपाल ने हार मान ली। गांव की पंचायत बुलाई गई। पंचायत में सूरज सिंह, गांव के मुखिया, ने रवि को समझाया, बेटा, विदेश की चमक में मत बह। कितनों ने जमीन बेची और कर्ज में डूब गए। लेकिन रवि ने कहा, चाचा, मैं हार नहीं मानूंगा। मुझे बस एक मौका चाहिए। गांव वालों ने सिर हिलाया, कुछ ने ताने मारे, लेकिन रवि पर कोई फर्क नहीं पड़ा। 6 एकड़ जमीन बिक गई। 40 लाख रुपए मिले। 25 लाख एजेंट को गए, वीजा, टिकट और बाकी खर्चों के लिए। बचे 15 लाख रामपाल ने बैंक में जमा कर दिए। रवि ने सोचा, यह बस शुरुआत है। अब वो दिन दूर नहीं जब वो अपने परिवार को शहर जैसा घर देगा। विदाई का दिन आया। दिल्ली के हवाई अड्डे पर रवि का परिवार उसे छोड़ने आया। सरोज की आंखें भीगी थीं। उसने कहा, बेटा, खुद का ख्याल रखना। हमें फोन करना।
रीना ने गले लगाकर कहा, भैया, मेरे लिए चॉकलेट लाना। रामपाल चुप थे, लेकिन उनकी आंखों में डर था। रवि, ये तेरा फैसला है, बस ये परिवार मत भूलना। रवि ने सिर हिलाया और गेट की ओर बढ़ गया। उसकी आंखों में सपने चमक रहे थे। कनाडा पहुंचते ही रवि का दिल जोश से भरा था। टोरंटो का हवाई अड्डा, ठंडी हवा और चारों तरफ अजनबी चेहरे। उसने सोचा, यही वो जगह है जहां मैं अपनी किस्मत बदलूंगा। मनोज ने कहा था कि नौकरी जल्दी मिल जाएगी। रवि एक सस्ते हॉस्टल में ठहरा, जहां कई और प्रवासी रहते थे। दिन बीते, हफ्ते बीते, लेकिन नौकरी का कोई अता पता नहीं। रवि का जोश धीरे धीरे कम होने लगा। एक दिन उसे एक सुपरमार्केट में सफाई का काम मिला। 12 घंटे की शिफ्ट, कम पैसे और कोई इज्जत नहीं। रवि थककर हॉस्टल लौटता। हॉस्टल में उसकी दोस्ती हुई अमर से, जो पंजाब से आया था। एक रात दोनों ने चाय पीते हुए बात की। रवि ने कहा, अमर, मैंने इसके लिए जमीन बेची थी, लेकिन ये तो वैसा नहीं है जैसा मैंने सोचा था। अमर ने हंसकर कहा, रवि, ये शुरुआत है। यहां सबको ऐसा करना पड़ता है। धीरे धीरे बेहतर होगा। हिम्मत मत हार। रवि ने हिम्मत बांधी। उसने परिवार को फोन किया, मां, सब ठीक है। मैं मेहनत कर रहा हूं। जल्दी अच्छी नौकरी मिलेगी। लेकिन उसकी आवाज में थकान थी। सरोज ने कुछ नहीं कहा, बस प्रार्थना की। कनाडा की सर्दियां शुरू हुईं। बर्फ की चादर ने सब ढक लिया। रवि को गांव की गर्मी याद आई। उसे रीना की हंसी, मां की रोटी और बापू की डांट याद आई। एक रात उसने रीना को वीडियो कॉल किया। भैया, तू कब आएगा? रीना ने पूछा। रवि ने मुस्कुराने की कोशिश की। जल्दी रीना, बस थोड़ा और वक्त। कॉल खत्म हुई और रवि खिड़की से बाहर देखने लगा। बर्फ गिर रही थी। उसके दिल में एक सवाल उठा, क्या मैंने सही किया? समय बीतता गया। रवि ने मेहनत जारी रखी, लेकिन सपने धुंधले होने लगे। उसे एहसास हुआ कि विदेश की चमक उतनी आसान नहीं। फिर भी वो हार मानने को तैयार नहीं था। उसने सोचा, अभी तो बस शुरुआत है। आगे क्या होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। कहानी आगे बढ़ती है। रवि अब कनाडा में 1 साल से है। टोरंटो की सड़कों पर उसका जोश अब पहले जितना नहीं रहा। सुपरमार्केट की नौकरी छूट गई, लेकिन अब वो एक रेस्तरां में वेटर है। थोड़ा बेहतर पैसे, मगर खर्चे इतने कि जेब हमेशा खाली। रवि हर रात हॉस्टल लौटता, थका हारा, और सोचता, क्या इसके लिए मैंने जमीन बेची थी? फिर भी वो अपने परिवार को सच नहीं बताता। हर फोन पर कहता, मां, सब ठीक है, जल्दी सब बदल जाएगा। लेकिन उसकी आवाज में वो चमक गायब थी। एक दिन हॉस्टल में रवि की मुलाकात हुई राजेश से। राजेश चिकना चुपड़ा आदमी था, जो खुद को इमिग्रेशन सलाहकार बताता था। उसने रवि को देखकर कहा, भाई, तू कब तक ये छोटे मोटे काम करेगा? मैं तुझे कनाडा का परमानेंट रेजिडेंसी दिलवा सकता हूं। फिर तुझे अच्छी नौकरी मिलेगी, बड़ा घर होगा। रवि की आंखें चमक उठी। उसने पूछा, कैसे? कितना खर्चा आएगा? राजेश ने मुस्कुराकर कहा, बस 10 लाख रुपए और तेरा सपना पूरा। रवि का दिल धक से रह गया। 10 लाख! इतने पैसे तो उसने कभी एक साथ देखे भी नहीं थे। लेकिन राजेश ने उसे लालच दिया। देख रवि, पीआर के बाद तू यहां का नागरिक बन जाएगा। फिर कोई तुझे रोक नहीं सकता। बैंक से लोन ले ले या गांव से कुछ इंतजाम कर। रवि रात भर सोचता रहा। उसने अपने दोस्त अमर से बात की। अमर ने चेतावनी दी, रवि, ऐसे लोगों पर भरोसा मत कर, बहुत ठग हैं यहां। लेकिन रवि का मन नहीं माना। उसे लगा यह उसका आखिरी मौका है। उसने सोचा, अगर पीआर मिल गया तो सारी मेहनत रंग लाएगी।
रवि ने गांव फोन किया। सूरजपुर में हालात अब पहले जैसे नहीं थे। 6 एकड़ जमीन बिकने के बाद बची 4 एकड़ से मुश्किल से गुजारा हो रहा था। रामपाल की तबीयत खराब रहने लगी थी। सरोज दिन रात चिंता में डूबी रहती। रीना स्कूल जाती, मगर उसकी मुस्कान फीकी थी। रवि ने फोन पर हिम्मत जुटाई और बोला, बापू, मुझे यहां बहुत बड़ा मौका मिला है। अगर पीआर मिल गया तो मैं हमेशा के लिए यहां रह सकता हूं। बस थोड़े पैसे चाहिए। रामपाल गुस्से से चिल्लाए, पैसे? रवि, तूने पहले ही जमीन बेच दी, अब और क्या बेचूं? यहां हम भूखे मर रहे हैं और तुझे पैसे चाहिए? सरोज ने फोन लिया और रोते हुए कहा, बेटा, तू वापस आ जा। हमें तेरे पैसे नहीं, तू चाहिए। रवि का दिल टूट गया, मगर वो हार नहीं माना। उसने कहा, मां, बस ये एक बार, फिर सब ठीक हो जाएगा। रामपाल ने गुस्से में फोन रख दिया, लेकिन सरोज के बार बार कहने पर उन्होंने बैंक से 5 लाख रुपए निकाले। ये वो आखिरी पैसे थे जो जमीन बेचकर बचे थे। रवि ने टोरंटो में बैंक से छोटा लोन लिया। कुल मिलाकर 7 लाख रुपए जमा हुए। उसने राजेश को पैसे दे दिए। राजेश ने वादा किया, 1 महीने में तेरा पीआर पक्का। रवि को लगा अब उसका सपना सच होने वाला है। वो हर दिन राजेश को फोन करता। शुरू में राजेश बहाने बनाता, थोड़ा वक्त लगेगा रवि, सब हो जाएगा। लेकिन एक दिन राजेश का फोन बंद हो गया। रवि उसके ऑफिस गया। ऑफिस खाली था, जैसे वहां कभी कोई था ही नहीं। रवि को सच का सामना हुआ। वो ठग लिया गया था। 7 लाख रुपए, उसकी सारी मेहनत, उसके परिवार का भरोसा, सब चला गया। वो हॉस्टल के अपने छोटे से कमरे में बैठकर रोया। मैंने सब बर्बाद कर दिया। मां, बापू, रीना, मैंने आपका विश्वास तोड़ दिया। उस रात उसने नींद की गोलियां खाने की सोची, मगर रीना की हंसी याद आई। उसने फोन उठाया और रीना को मैसेज लिखा, मैं ठीक हूं, जल्दी सब ठीक कर दूंगा। लेकिन वो खुद को झूठ बोल रहा था। पैसे खत्म होने लगे। रवि का वीजा भी अब खत्म होने वाला था। रेस्तरां की नौकरी भी छूट गई, क्योंकि मालिक को गैरकानूनी कामगार नहीं चाहिए थे। रवि हताश हो गया। एक दिन उसे एक आदमी मिला जो गैरकानूनी काम करवाता था। गोदाम में माल ढोने का काम। पैसे नकद मिलते थे, मगर जोखिम बड़ा था। रवि के पास कोई रास्ता नहीं था। उसने वो काम शुरू कर दिया। हर रात वो डरता कि कहीं पुलिस ना आ जाए, लेकिन भूख और बेघर होने का डर उससे बड़ा था। एक रात वो डर सच हो गया। पुलिस ने गोदाम पर छापा मारा। रवि और कई मजदूर पकड़े गए। पुलिस वाले ने उससे कहा, तुम्हारा वीजा खत्म हो चुका है, अब तुम्हें डिपोर्ट किया जाएगा। रवि को हथकड़ी पहनाकर जेल ले जाया गया। जेल की ठंडी कोठरी में वो अकेला बैठा। उसने सोचा, ये सपना नहीं, कब्र थी। मैंने सब खो दिया। उसकी आंखों के सामने रीना का चेहरा आया, मां की प्रार्थना और बापू की चुप्पी। वो टूट चुका था। उधर सूरजपुर में खबर पहुंची कि रवि जेल में है। रामपाल सदमे में थे। मैंने कहा था, जमीन मत बेच। अब देख, न जमीन रही न बेटा। सरोज मंदिर में दिन रात प्रार्थना करती। रीना स्कूल में चुप रहने लगी। गांव वाले ताने मारते, लालच में सब बर्बाद कर दिया। रामपाल की तबीयत और बिगड़ गई। सरोज ने रीना से कहा, तेरे भैया को कुछ नहीं होगा, भगवान सब ठीक करेंगे। लेकिन उसकी आवाज में यकीन कम था। जेल में रवि की मुलाकात हुई अनीता से। अनीता एक भारतीय मूल की औरत थी जो प्रवासियों की मदद करती थी। उसने रवि की कहानी सुनी। रवि, तुम अकेले नहीं हो। ऐसे कई लोग हैं जो ठगे गए, लेकिन अभी सब खत्म नहीं हुआ। रवि ने निराश होकर कहा, मैम, मेरे पास कुछ नहीं बचा, न पैसा, न परिवार का भरोसा। अनीता ने उसे टोका, तुम्हारा हौसला बचा है। अगर तुम उस ठग के खिलाफ गवाही दो
तो शायद तुम्हारी सजा कम हो। रवि ने पहली बार उम्मीद की किरण देखी। उसने सोचा, शायद मैं अभी भी कुछ ठीक कर सकता हूं। उसने अनीता की बात मानने का फैसला किया। वो राजेश और उसके गिरोह के खिलाफ सच बोलने को तैयार था, लेकिन उसके दिल में डर था। क्या वो अपने परिवार का भरोसा वापस जीत पाएगा? क्या गांव उसे माफ करेगा? कहानी अब अपने आखिरी पड़ाव पर है। रवि टोरंटो की जेल में बैठा है, टूटा हुआ, लेकिन अनीता की बातों ने उसके दिल में एक छोटी सी चिंगारी जलाई। अनीता ने कहा था, रवि, सच बोलो, ये तुम्हारा आखिरी मौका है। रवि ने हिम्मत जुटाई। उसने पुलिस को राजेश और उसके ठगी के पूरे गिरोह के बारे में सब बता दिया। उसने बताया कैसे राजेश ने उसे लालच दिया, कैसे उसने 7 लाख रुपए लूटे और कैसे कई और प्रवासियों को ठगा। पुलिस ने रवि की गवाही की कदर की। उसकी मदद से राजेश का गिरोह पकड़ा गया। कई लोगों के पैसे वापस हुए और कईयों को इंसाफ मिला। अनीता ने रवि की पैरवी की। उसकी सजा माफ हो गई, मगर एक शर्त थी। रोजगार वीजा खत्म होने की वजह से उसे भारत लौटना होगा। रवि को डिपोर्टेशन का डर नहीं रहा, लेकिन गांव लौटने का डर था। मां, बापू, रीना, क्या वो मुझे माफ करेंगे? वो सोचता रहा। अनीता ने उसे विदा करते हुए कहा, रवि, तुमने गलतियां की, लेकिन सच का रास्ता चुना। अब अपने परिवार के पास जाओ, वो तुम्हारी असली ताकत है। रवि ने उसका शुक्रिया अदा किया। उसके पास अब कुछ हजार रुपए और ढेर सारी सीखें थी। उसने एक छोटा सा बैग उठाया और टोरंटो को अलविदा कहा। हवाई जहाज में बैठा वो खिड़की से बाहर देखता रहा। कनाडा की बर्फीली जमीन धीरे धीरे गायब हो रही थी। उसने सोचा, मैंने यहां सब खोया, लेकिन शायद कुछ पाया भी। दिल्ली का हवाई अड्डा। रवि उतरा, थका हारा, लेकिन उसकी आंखों में एक नई चमक थी। वो बस पकड़कर सूरजपुर की ओर चल पड़ा। गांव के बाहर पहुंचा तो उसके पैर रुक गए। वो अपने घर को दूर से देख रहा था। मिट्टी की दीवारें, वही पुराना बरगद का पेड़ और खेतों की खुशबू। उसे डर था कि परिवार उसे देखकर क्या कहेगा। मैंने उनकी जमीन बेची, उनके सपने तोड़े, क्या वो मुझे अपनाएंगे? उसने हिम्मत की और घर की ओर बढ़ा। दरवाजे पर सरोज खड़ी थी, पानी का घड़ा लिए। रवि को देखते ही घड़ा उसके हाथ से छूट गया। रवि, मेरा बेटा! वो दौड़कर उसे गले लगा ली। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मुझे लगा था तुझे फिर कभी नहीं देखूंगी। रवि भी रो पड़ा। मां, मुझे माफ कर दो, मैंने सब बर्बाद कर दिया। सरोज ने उसे चुप कराया। बेटा, तू लौट आया, यही बहुत है। रामपाल खेत से लौटे तो रवि को देखकर रुक गए। उनकी आंखें गुस्से और दुख से भरी थीं। तूने हमें बहुत तकलीफ दी रवि। रवि ने सिर झुकाकर कहा, बापू, मैंने गलती की, मैं माफी मांगता हूं। रामपाल चुप रहे, फिर धीरे से बोले, तू मेरा बेटा है, चल, घर चल। रीना स्कूल से आई और रवि को देखकर चिल्लाई, भैया! वो दौड़कर उससे लिपट गई। मैंने कहा था ना तू आएगा। रवि ने उसे गले लगाया और हंसकर कहा, हां रीना, मैं आ गया। उस रात परिवार एक साथ बैठा। रवि ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। कैसे उसने सपने देखे, कैसे ठगा गया, कैसे जेल पहुंचा और कैसे उसे दूसरा मौका मिला। वो बार बार माफी मांगता रहा। रामपाल ने गहरी सांस ली। रवि, तूने जो खोया वो वापस नहीं आएगा, लेकिन तू लौट आया, ये मेरे लिए काफी है। सरोज ने कहा, अब बस, कोई और विदेश की बात नहीं। रीना ने हंसकर माहौल हल्का किया, भैया, तू चॉकलेट तो लाया ना? रवि ने जेब से एक छोटी सी चॉकलेट निकाली जो उसने दिल्ली से ली थी। सब हंस पड़े। अगले दिन रवि गांव में निकला। गांव वालों की नजरें उस पर थीं। कुछ ने ताने मारे, देखो, विदेशी बाबू लौट आए।
जमीन बेचकर क्या पाया? रवि चुपचाप सुनता रहा। उसे पता था उसने भरोसा तोड़ा है, लेकिन वो अब हार मानने वाला नहीं था। उसने सोचा, मुझे कुछ करना होगा, अपने परिवार के लिए, अपने गांव के लिए। रवि ने गांव के कुछ नौजवानों से बात की। उसके पास कनाडा से बचे हुए कुछ पैसे थे, शायद 20,000 रुपये। उसने कहा, हम मिलकर कुछ शुरू करें, खेती का नया तरीका जो हमें शहरों से जोड़े। शुरू में सब हंसे। रवि, तू विदेश में फेल हो गया, अब यहां क्या करेगा? लेकिन रवि ने हिम्मत नहीं हारी। उसने जैविक खेती की बात की, सब्जियां उगाने और उन्हें शहर में बेचने की। उसने अपने पैसे लगाए और एक छोटा सा सहकारी समूह बनाया। धीरे धीरे कुछ लोग जुड़े। रवि दिन रात मेहनत करता। वो खेतों में काम करता, शहर जाकर डीलरों से बात करता। उसने गांव वालों को सिखाया कि जैविक सब्जियां अब शहरों में मांग में है। पहले महीने में थोड़ा फायदा हुआ। गांव वालों को यकीन होने लगा। रामपाल ने एक दिन रवि को खेत में काम करते देखा। वो चुपके से मुस्कुराए। शायद मेरा बेटा अब समझ गया। 1 साल बीता। सूरजपुर बदलने लगा। सहकारी खेती से गांव वालों की कमाई बढ़ी। रवि का समूह अब हर हफ्ते शहर में सब्जियां बेचता था। रामपाल की तबीयत ठीक हो गई। सरोज फिर से हंसने लगी। रीना कॉलेज जाने लगी और उसकी पढ़ाई का खर्चा अब रवि उठाता था। गांव वाले अब रवि को ताने नहीं मारते थे। वो कहते, रवि ने गलती की, लेकिन उसने उसे सुधार लिया। एक शाम रवि खेत में खड़ा था। सूरज डूब रहा था और खेत हरे भरे थे। रीना उसके पास आई और बोली, भैया, ये चॉकलेट कनाडा वाली नहीं, लेकिन बहुत अच्छी है। रवि ने हंसकर कहा, हां रीना, जो अपने घर का है वही सबसे अच्छा है। रामपाल दूर से देख रहे थे। उन्होंने रवि को बुलाया और कहा, बेटा, तूने जो खोया उससे ज्यादा हमें दिया। मुझे तुझ पर गर्व है। रवि की आंखें भर आईं। उसने कहा, बापू, मैंने विदेश में पैसा नहीं, सबक कमाया। असली धन तो यही है, हमारे गांव में, हमारे परिवार में। गांव की हवा में अब उम्मीद की खुशबू थी। रवि का सपना अब चमकने लगा, लेकिन इस बार वो सपना उसके परिवार और गांव के लिए था। उसने सीखा कि जिंदगी की असली जीत पैसे में नहीं, अपनों के साथ में है। और बस यहीं रवि की कहानी खत्म होती है। एक ऐसी कहानी जो सपनों से शुरू हुई, गलतियों से गुजरी और प्यार और मेहनत से पूरी हुई। कहानी अब खत्म हो चुकी है। रवि का सफर हमें सिखाता है कि असली घर वही है जहां दिल बसता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और फैंटेसी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।